Dear students, welcome to all of you in video lectures या video classes. Today we are discussing the topic functions of Public Service Commission, which is under the subject of Constitutional Law of India. In previous class, we have discussed the appointment, it means recruitment, constitution and terms, condition, removal and other evidences of organization of Public Service Commission. It means कि पिछले क्लास में हम लोग लोक सेवा आयोग के कंपोजिशन से संबंधित सभी तथ्यों को, चाहे उसकी योग्यता, उसकी नियुक्ति, अर्हता संबंधी कुछ विवाद, साथ ही साथ उसके नियुक्ति के कंडीशंस, पदावधि या रिमूवल संबंधी विषय वस्तु को मैंने बताने का प्रयास किया था। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम सब जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पार्ट 2 अर्थात लोक सेवा आयोग के कार्य एवं अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मैं कहने का तात्पर्य कि मैं आप सबों को भारतीय संवैधानिक विधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों को बताने का प्रयास करेंगे। तो पिछले जो वीडियो लेक्चर में, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम सबों ने आर्टिकल 315, 316, 317 एंड 318 के कुछ उपबंधों पर, उसके प्रोविजंस पर चर्चा किए थे। अब आगे हम सब अनुच्छेद 320, 321 और 322 के कुछ तथ्यों पर अर्थात प्रावधानों को देखेंगे या उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के अधिकार एवं कार्यों को उपबंधित करता है। अर्थात अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्य एवं दायित्व को बताया गया है। इट मीन्स कि लोक सेवा आयोग का ड्यूटीज अर्थात कर्तव्य होगा कि वे अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्तियां के लिए परीक्षाओं अर्थात एग्जामिनेशन का संचालन करे। And the commission, however, has to function strictly as per the policy laid down by the government of selection of candidate without compromising its independent status. इसी संदर्भ में एक मामला आया था जो मनजीत सिंह वर्सेज पंजाब स्टेट का था। उसमें भी जो लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित अर्थात दायित्वों से संबंधित वे मामले थे, जिसमें ये कहा गया कि लोक सेवा आयोग जो अपने अपने
जो सेवाओं में नियुक्तियों के लिए एग्जामिनेशन तो करेगा, साथ ही साथ अगर सरकार के द्वारा के माध्यम से सरकार के माध्यम से सरकारी विभागों के द्वारा जितने भी पोस्ट सैंक्शन हैं उस पर भर्ती के लिए यदि लोक सेवा आयोग के पास प्रेषित किया जाए, जो भी उसका रेगुलेशन है, जो नियम है, प्रक्रिया के माध्यम से उसके पास यदि भेजा जाए, तो उन सभी विभागों के जितने भी पद के पोस्ट पर जितने भी पद भेजे गए हैं उस संदर्भ में लोक सेवा आयोग के द्वारा उसे एडवर्टीजमेंट किया जाएगा और परीक्षा संबंधी सभी प्रक्रियाएं संचालित की जाएगी। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 320 पार्ट 1 या 320 में स्पष्ट रूप से लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग के जो अधिकार एवं कार्य है उसके संदर्भ में सारगर्भित विषयों को बताया गया है। इसके अलावे दो या दो से अधिक संघ लोक सेवा आयोग से राज्य यदि रिक्वेस्ट करे, यानी कहने का तात्पर्य कि दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को यदि रिक्वेस्ट या प्रार्थना किया जाए कि संयुक्त भर्ती योजना बनाने के लिए या बनाने हेतु उन राज्यों को सहायता करे, तो संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसी सहायता देने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा, अर्थात उसे करना पड़ेगा, जैसा कि अनुच्छेद 320 के क्लॉज 3 में भी उपबंधित है कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग को अनेकों एडवाइजरी परामर्श विधियों या एडवाइजरी को संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कहने का तात्पर्य कि आर्टिकल 320 पार्ट 3 में यह प्रावधान है कि चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसे परामर्श देने के विषय वस्तु को भी उपबंधित किया गया है। तो इसमें कुछ प्रावधान है जो एडवाइजरी फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें पहला है कि लोक सेवकों के भर्ती के रीतियों से या विधियों से संबद्ध विषय पर, यानी यहाँ कि ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, अर्थात लोक सेवकों की भर्ती या उसके पद पर भर्ती की रीति या उसके प्रोसेस के संबंध में परामर्श देने की लोक सेवा आयोग को अधिकार है। दूसरा है कि अभ्यर्थियों की जो कैंडिडेट्स है उसकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनकी उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर भी परामर्श देने की शक्तियां है, अर्थात द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग appointments from one service to another service and on the suitable of candidate for such appointment, promotion and transfer। यानी सेकंड जो
पॉइंट्स है, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परामर्श दिए जाने की व्यवस्था है कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पदोन्नति या उसके स्थानांतरण के लिए किस तरह की विधि या रीति बनाया जा सकता है या उसकी प्रोसेस प्रक्रिया क्या होगा, उसके बारे में भी लोक सेवा आयोग परामर्श दे सकता है। और तीसरा है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासनिक विषयों पर फिर भी परामर्श देने की व्यवस्था है, अर्थात ऑल डिसिप्लिनरी मेथड्स affecting the person serving under the government of India or under the government of a state in a civil capacity। हमने तीसरे तत्वों में ये स्पष्ट करने का कोशिश किया गया है कि चाहे वह केंद्रीय सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, उनके अंतर्गत जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उस पर करने वाले जितने भी कर्मचारी या अधिकारी संवर्ग है, उनको प्रभाव डालने वाले जितने भी जो डिसिप्लिनरी मेथड है, अनुशासनिक जो सिद्धांत है, उसको बनाने के लिए या उसको रिवाइज करने के लिए भी एडवाइजरी देने का प्रावधान शक्ति लोक सेवा आयोग को है। इसके अलावा चौथा भी है, नेक्स्ट है कि ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च, ऐसे किसी व्यक्ति मीन्स अधिकारी हो या लोक सेवक हो, तो ऐसे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किए गए खर्च पर जो उसके ड्यूटी के दौरान उसके पोस्ट पर रहते हुए आकस्मिक निधि से निकालने वाले धन के आरोप जो उसके विरुद्ध चलाई गई कानूनी विधि या कानूनी कार्यवाही में खर्च से संबंधित हो, पर भी परामर्श देने का अधिकार लोक सेवा आयोग को है। अर्थात यदि जिस विभाग में जो अधिकारी है वह यदि कुछ खर्च करता है, राशि को खर्च करता है, और वह राशि किस मद में खर्च करता है, तो वह उसी के ऊपर आरोप जो कंटीजेंसी फंड हो या अन्य फंडों से निकाले गए राशि जो उसमें स्वयं पर अगर कोई आरोप पर कानूनी कार्यवाही चला हो और उस विभाग के द्वारा विभाग पर या उस अधिकारी पर कार्यवाही कानूनी कार्यवाही चला गया हो, उस पर यदि उस अधिकारी के द्वारा उस विभाग के द्वारा यदि जो खर्च किया जाता है उस संबंध में भी विधि या रीति या कानून बनाने के लिए परामर्श देने का अधिकार लोक सेवा आयोग को है। तो इस तरह से पांचवा भी परामर्श संबंधी अधिकार लोक सेवकों को जो प्रदान है वह है कि सरकार की हैसियत से, अर्थात सरकारी कर्मचारी की हैसियत से कार्य करते समय अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में अगर मुआवजा संबंधी कोई राशि या किसी दावे पर विधि या रीति या कानून संबंधी परामर्श देने की आवश्यकता हो, तो वहाँ भी लोक सेवा आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को या अन्य विभाग, सरकारी विभाग को वह परामर्श एडवाइजरी दे सकता है। तो इस तरह से जो 4-5 लोक सेवा आयोगों को एडवाइजरी संबंधी
जो अधिकार या पावर्स है, उसी संदर्भ में मामलों में जो परामर्श दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जितने भी ये 4-5 जो एडवाइजरी संबंधी बातें हैं, उस पर अपनी राय देने के लिए लोक सेवा आयोग कर्तव्यबद्ध है, अर्थात वॉल्यूएबल है। किंतु राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कार्यपालिका प्रधान होते हैं, वे विनियमों के द्वारा ऐसे विषयों को विहित कर सकते हैं, ऐसी विधियों पर कानून बना सकते हैं, विहित कर सकते हैं जो साधारण या विशेष परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग के परामर्श किए जाने की आवश्यकता न हो। यानी ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास है कि वह ऐसे विनिमय भी कर सकता है, ऐसी भी रीति वो अनुमोदित कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं जो साधारण या विशेष परिस्थिति में लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना भी वह आवश्यक हो या लोक सेवा आयोग के परामर्श किए जाने की आवश्यकता न हो। तो इस तरह से लोक सेवा आयोग का यह कार्य केवल जो ऊपर के जितने भी हम जो परामर्श संबंधी कार्य बताए, ये सभी कार्य ओनली फॉर एडवाइस है, सलाहकारी है, क्योंकि संविधान में ऐसा उपबंध कहीं भी नहीं है कि सरकार को लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परामर्श कार्य करने के लिए दिया जाता है वह बाध्यकर्ता हो। अर्थात लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी सलाह या परामर्श दिया जाता है वह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता, लिएबल नहीं होता। इसी संदर्भ में एक मामला को आप सब देख सकते हैं, डिसिल्वा बनाम भारत संघ का। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार लिएबल क्यों नहीं हो सकता और परामर्श देने का अधिकार अर्थात वह लोक सेवा आयोग कितना सक्षम है और किस तरह से वह परामर्श दे सकता है। इसके अलावे भी जैसे अनुच्छेद 321 के अंतर्गत आर्टिकल 321 के अंतर्गत संघ और राज्य विधानमंडल अर्थात जो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो पर क्रमशः विधि द्वारा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की सेवाओं के बारे में अगर सरप्लस वर्क के लिए अतिरिक्त कार्य के लिए भी कानून बनाकर उसे सौंपते हैं तो उस कार्य को भी लोक सेवा आयोग को करना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि आर्टिकल 321 यह स्पष्ट करता है कि संघ और राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह समयानुकूल या परिस्थितिवश वह कानून बनाकर वह लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य करने को भी कर सकता है या अतिरिक्त कार्य करने के अधिकारों को भी वह सौंप सकता है। फिर अनुच्छेद 322 आर्टिकल 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी अधिकारी या कर्मचारी है या उस आयोग पर जो व्यय होता है या वेतन के रूप में या भत्ते और पेंशन इत्यादि जो खर्च होते हैं वे सभी खर्च केंद्र तथा राज्य के कंटीजेंसी फंड आकस्मिक निधि से मिलेंगे या उन्हें देय होगा। इसी तरह से अनुच्छेद 322 पार्ट 1 और पार्ट 2
के अनुसार संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य होगा कि आयोग द्वारा किए गए कार्यों पर या आयोग द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल को दे। अर्थात लोक सेवा आयोग चाहे वह संघ यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वे प्रति वर्ष सालों भर के जो भी कार्य प्रक्रिया हुआ उसकी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव हेड को केंद्र में या राज्य में अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपे, जिसे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो वे समय समय पर उसे पार्लियामेंट में या विधानमंडल के पटल पर उसे प्रस्तुत करे और उस पर लेजिस्लेचर का मत प्राप्त करे या उससे प्रस्तावित प्रस्ताव को पारित करा सके। तो इस तरह से लोक सेवा आयोग के पहले तो हम सबों ने पिछले क्लास में उसके गठन संबंधित कार्यों के विषय में बताया, लेकिन अभी लोक सेवा आयोग के जो कार्य एवं शक्ति है उस संदर्भ में जो भी तथ्यों को बताया, इस जो भी तथ्य है या जो भी उसके कार्य है उस संदर्भ में कुछ केसेज भी आया था, जिसमें पहला केस है कि नीलिमा वर्सेज हरियाणा स्टेट जो 1987 में आया। उसी तरह से पंजाब राज्य वर्सेज मनजीत सिंह का केस जो हम चर्चा भी किए हैं, ये भी केस 2003 में आया। फिर सुभाष चंद्र दीक्षित वर्सेज यूपी स्टेट का मामला है, ये भी 2004 में आया। और इससे पूर्व डी सिल्वा वर्सेज भारत संघ के मामला को भी हमने बताने का प्रयास किया, वो भी इसी लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित मामला है। तो इन सभी मामलों को आप पुस्तकों में देखिएगा, जैसे नीलिमा वर्सेज हरियाणा स्टेट में न्यायालय के द्वारा यह आत्मनिर्धारित किया गया था कि लोक सेवा आयोग के कार्य लिखित परीक्षा लेना, साक्षात्कार करना और योग्यता ऑर्डर ऑफ मेरिट योग्यता क्रम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को सूची प्रकाशित करना है और उसे सरकार को प्रेषित करना है। और उसके पश्चात लोक सेवा आयोग उस सूची में माने यहाँ कहने का तात्पर्य कि जो इस मामले में जैसे मेरिट लिस्ट यदि वह सरकार को प्रेषित कर देती है, उसके बाद उस सूची में वह फेरबदल करने का अधिकार लोक सेवा आयोग को नहीं है। तो इस पर जो नीलिमा वर्सेज हरियाणा राज्य में इस तरह की मामला आया, इसको न्यायालय ने स्पष्ट किया। दूसरा जो पंजाब राज्य और मनजीत सिंह का मामला आया, इसमें लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के घटाने के लिए या स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, उस पर न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया, निर्णय दिया गया। और सेवाओं में कुशलता के लिए न्यायालय ने यह निर्णय किया कि अगर सेवा में अच्छे नॉलेज वाले टैलेंट या कुशलता रखने वाले टैलेंट पर्सन को या अभ्यर्थी को अगर चुना जाना है, तो वहाँ पर वह अभ्यर्थियों की संख्या घटाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लेने की शक्ति या न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करने की शक्ति नहीं है। इस पर याचिका दिया गया था। इस पर या इसको कुशलता बनाए रखने के लिए क्या लोक सेवा आयोग ये सभी कार्य कर सकता है, जिसको कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सही है। क्योंकि ऐसे ठीक है
जो आर्टिकल 16(4) या आर्टिकल 335 के मामलों में आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता सरकार को नहीं है, अर्थात आरक्षण से रिलेटेड जो पोस्ट को भरने की प्रक्रिया में लोक सेवा आयोग परामर्श नहीं दे सकता। दूसरा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्सेस सुभाष चंद्र दीक्षित का जो मामला आया था, यह मामला में न्यायालय ने यह निर्णय दिया, अभिनिर्धारित किया कि प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न परीक्षार्थियों द्वारा दिए गए अंकों की भिन्नता के निराकरण के लिए स्कैनिंग प्रणाली लागू करना आवश्यक है, जो कि इस पर जो याचिका आया तो पहले उच्च न्यायालय के द्वारा इसे अवैध बताया गया था, लेकिन बाद में चलकर उच्चतम न्यायालय में जब यह मामला गया तो वहां पर इसे वैध बताया गया और इस पर यह भी कहा गया कि जो आयोग द्वारा 1976 के अधिनियम के अनुसार लागू की गई जो स्कैनिंग प्रणाली है वह लीगल है, वह वैध है और इसमें लोक सेवा आयोग को यह अधिकार है कि यदि विभिन्न परीक्षा है तो विभिन्न परीक्षाओं में भिन्न परीक्षाओं में उसको अंकों के भिन्नता के निर्धारण करने के लिए स्कैनिंग प्रणाली लागू करना इक्वलिटी समानता के अनुरूप है। तो इस तरह से जो भी मामलाएं हैं, जो भी मामले अभी आप पढ़ें या समझें, ये सभी को पुस्तकों में देखिएगा, समझिएगा और इस पर एक छोटा सा नोट बनाइएगा, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग के कार्य भी परीक्षा के लिए उपयोगी है और आप सबों को यह उपयोगी सिद्ध होगा। इसको पढ़कर समझिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।